मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दीपक की टांगें अब कांप नहीं रही थी, वो सुन्न हो चुकी थी। साइकिल की पैडल जैसे अपने आप घूम रहा था और दिमाग बस एक ही चीज बार बार दोहरा रहा था, मेरी चिट्ठी लाओ, मेरी चिट्ठी लाओ। वो आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी, इतनी गहरी, इतनी खोखली, जैसे किसी कुएं की तलहटी से आ रही हो। बारिश अभी भी हल्की हल्की पड़ रही थी, मगर दीपक को अब उसका एहसास तक नहीं हो रहा था। बस एक ही ख्याल था, किसी तरह पोस्ट ऑफिस पहुंच जाए, इंसानों के बीच, रोशनी के बीच, कहीं ऐसी जगह जहां ये सन्नाटा, ये अंधेरा उसका पीछा ना कर सके। पोस्ट ऑफिस पहुंचते पहुंचते रात के करीब 9 बज चुके थे। वहां लालटेन की मध्यम रोशनी में पोस्टमास्टर रामलाल चाचा अभी भी बैठे बैठे हिसाब किताब का रजिस्टर देख रहे थे। दीपक को इस हालत में देखकर वो चौंक गए। कपड़े भींगे हुए, चेहरा पीला, हाथ अब भी हल्के हल्के कांप रहे थे। अरे दीपक बेटा, ये क्या हाल बना रखा है? इतनी देर कैसे होगी? और ये चेहरा ऐसे लटका क्यों है, जैसे कोई भूत देख कर आया हो? दीपक कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे धीरे टूटे फूटे लफ्जों में उसने सारी बात बताई। जंगल का रास्ता, बेमौसम की बारिश, बूढ़ी अम्मा का अचानक आना, वो चिट्ठी, वो पता, और आखिर में शमशान घाट का वो लंबा हाथ, वो खौफनाक आवाज। रामलाल चाचा की आंखों में जो रौनक थी वो धीरे धीरे गायब होने लगी। उन्होंने रजिस्टर बंद किया, चश्मा उतारा और एक लंबी सांस ली। उनके चेहरे पर अब वो हैरानी नहीं थी जो किसी अनजान बात पर होती है, बल्कि एक जानी पहचानी उदासी थी, मानो उन्होंने ये किस्सा पहले भी कहीं सुना हो। बेटा, तुमने वो चिट्ठी अंदर तक पहुंचा दी? जी चाचा, मैंने वो हाथ में रख दी और वहां से भाग आया। चाचा ने सिर हिलाया, जैसे किसी पुरानी आशंका की तस्दीक हो गई हो। कुछ देर के लिए कमरे में सिर्फ लालटेन के बत्ती जलने की हल्की आवाज रही। बाहर अब बारिश पूरी तरह थम चुकी थी। चाचा, आप कुछ जानते हैं इस बारे में? आपके चेहरे से लग रहा है जैसे आपके लिए ये कोई नई बात नहीं है। चाचा ने एक गिलास पानी दीपक की ओर बढ़ाया और खुद भी एक कुर्सी खींचकर बैठ गए। बेटा, इस इलाके में डाकिया का काम करते हुए मुझे 30 साल से ऊपर हो गए। इस गांव के बारे में, उस पगडंडी के बारे में और उस अम्मा के बारे में जो कुछ बातें हैं वो मैंने भी सिर्फ सुनी है, कभी खुद देखी नहीं। मगर आज जो तुमने बताया उससे साफ हो गया कि लोग जो कहते हैं वो झूठ नहीं था। रामलाल चाचा ने अपनी कहानी शुरू की। उनके मुताबिक आज से करीब 25-30 साल पहले उस तीसरे गांव में एक औरत रहती थी। उसका नाम था कौशल्या। उसका एक ही बेटा था, मोहन। मोहन बचपन से ही होनहार था, पढ़ने लिखने में तेज। गांव भर में उसकी तारीफ होती थी। कौशल्या का पति बहुत पहले ही गुजर चुका था, इसलिए उसने अकेले ही मोहन को पाला पोसा, मेहनत मजदूरी करके। मोहन जब 17-18 बरस का हुआ, चाचा ने कहा, तो शहर जाकर पढ़ाई करने की जिद करने लगा। कौशल्या ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर उसे शहर भेजा। मोहन वहां पढ़ने लगा और हर महीने अपनी माँ को चिट्ठी लिखता, अपनी पढ़ाई का हाल बताता,
कब घर आएगा ये सब। कौशल्या को पढ़ना लिखना नहीं आता था तो वो गांव के मास्टर जी से चिट्ठी पढ़वाती और उन्हीं से जवाब भी लिखवाती। चाचा की आवाज़ थोड़ी धीमी हो गई, जैसे आगे की बात कहने में उन्हें तकलीफ हो रही हो। फिर एक साल शहर में कोई बड़ा हादसा हुआ। दंगे भड़क गए थे या शायद कोई बीमारी फैली थी, ठीक तो याद नहीं। बहरहाल मोहन की चिट्ठियाँ आने अचानक बंद हो गई। कौशल्या रोज़ डाकिये का इंतज़ार करती, रोज़ पूछती मेरे बेटे की चिट्ठी आई क्या, मगर महीनों गुजर गए, कोई खत नहीं आया। आखिरकार गांव के कुछ लोग शहर गए पता लगाने। जो खबर लेकर लौटे वो बहुत बुरी थी। मोहन को किसी झूठे इल्ज़ाम में फंसा दिया गया था, चोरी का या शायद किसी झगड़े का, यह बात साफ नहीं है। उसे पुलिस पकड़ कर ले गई और हवालात में ही उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वो बच नहीं पाया। मगर सबसे बड़ा सितम ये हुआ कि जिस दिन उसकी मौत हुई ठीक उसी हफ्ते उसकी आखिरी चिट्ठी गांव के लिए रवाना हो चुकी थी। एक चिट्ठी जिसमें उसने अपनी बेगुनाही की सारी बात लिखी थी, ये यकीन दिलाने के लिए कि वो जल्द ही बरी होकर घर लौट आएगा। दीपक की सांसें अटक गई। तो वो चिट्ठी कौशल्या तक पहुंची ही नहीं? नहीं, चाचा ने सिर हिलाया। उन दिनों डाक व्यवस्था आज जैसी नहीं थी। रास्ते में कहीं गड़बड़ हुई या शायद डाकिये की ही वजह से वो चिट्ठी पहुंचा नहीं पाया। कहते हैं वो डाकिया भी उसी रात इसी जंगल के रास्ते में गायब हो गया था, फिर कभी नहीं मिला। बस इतना पता चला कि वो चिट्ठी कभी कौशल्या तक पहुंची नहीं और कौशल्या को अपने बेटे की मौत की खबर एक अजनबी के मुंह से मिली, बिना किसी वजह के, बिना किसी सफाई के। वो सिर्फ इतना जानती रह गई कि उसका बेटा चोर कहलाकर मर गया। चाचा की आंखें नम हो गई। उस दिन के बाद कौशल्या पगला सी गई। वो रोज शमशान घाट जाती जहाँ मोहन की चिता, मगर मोहन का तो शहर में ही अंतिम संस्कार हो गया था। गांव में तो बस एक खाली जगह पर उसकी याद में एक चबूतरा बना दिया गया था, वहीं शमशान घाट के पास। कौशल्या वहीं बैठी रहती घंटों और बड़बड़ाती, मेरे बेटे की चिट्ठी कहाँ है? उसने लिखा था वो बेगुनाह है, वो चिट्ठी कहाँ गई? कुछ महीनों बाद वो भी चल बसी। कहते हैं टूटे हुए दिल से या भूख हड़ताल से, कोई ठीक से नहीं जानता। कमरे में सन्नाटा छा गया। दीपक का गला सूख गया था। तो चाचा आज जो हुआ? हाँ बेटा। चाचा की आवाज़ फुसफुसाहट जैसी हो गई। जो लोग बहुत गहरे सदमे में मरते हैं उनकी रूह अक्सर इसी दुनिया में भटकती रह जाती है, किसी अधूरे काम के इंतज़ार में। कौशल्या की रूह आज भी उसी इंतज़ार में है, अपने बेटे की उस आखिरी चिट्ठी के इंतज़ार में जो उसे कभी नहीं मिली और जो हाथ तुमने शमशान के गेट पर देखा। दीपक की रूह कांप गई। वो मोहन का था? चाचा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस आंखें बंद करके सिर हिला दिया। उस रात दीपक को नींद नहीं आई। वो अपने कमरे में लेटा छत को घूरता रहा, बार बार वही मंजर आंखों के आगे घूमता। बूढ़ी अम्मा की गीली आंखें, उसका कांपता हुआ हाथ और शमशान के गेट से निकलता वो लंबा साया। सुबह हुई तो दीपक ने तय किया कि वो इस मामले की तह तक जाएगा। कुछ अजीब सी बेचैनी थी उसके अंदर, एक अधूरी कहानी की तरह जिसे पूरा किए बिना वो चैन से रह नहीं पाएगा। नाश्ता करते ही वो सीधा तीसरे गांव पहुंचा, वहां जहां कौशल्या रहती थी। पूछताछ करने पर एक बुजुर्ग आदमी मिला, नाम था सुखदेव, जो उस जमाने का चश्मदीद निकला। हाँ बेटा, कौशल्या को मैं अच्छी तरह जानता था।
सुखदेव ने अपनी लाठी टेकते हुए कहा। बड़ी मेहनती औरत थी। मोहन के जाने के बाद तो जैसे उसकी रूह ही निकल गई थी शरीर से। और सुनो, एक बात बताऊं, उसके मरने के कुछ दिन बाद गांव के एक दो लोगों ने कहा कि उन्होंने रात को पगडंडी वाले रास्ते में हाथ में एक लिफाफा लिए डाकिये को ढूंढते हुए। पहले तो सबने मजाक समझा, फिर धीरे धीरे लोगों ने उस रास्ते में रात को जाना ही बंद कर दिया। दीपक ने पूछा, क्या कभी किसी और डाकिये के साथ भी ऐसा हुआ? सुखदेव की आंखों में एक अजीब सी परछाई तैर गई। एक बार सुना था, बरसों पहले एक डाकिया उसी रास्ते पे फंस गया था। उसके बाद उसने ये नौकरी छोड़ ही दी, गांव छोड़कर चला गया, दोबारा कभी वापस नहीं आया। कहते हैं उसने भी वही देखा था जो शायद तुमने देखा, वो अम्मा, चिट्ठी, वो शमशान। दीपक के रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मगर सुखदेव जी, मैंने तो चिट्ठी पहुंचा दी। जो हाथ शमशान के गेट पर आया था उसे मैंने वो लिफाफा दे दिया। अब तो सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए था ना, अम्मा की रूह को शांति मिल जानी चाहिए। सुखदेव कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, बेटा, ये तो वक्त ही बताएगा, मगर एक बात याद रखना। कहते हैं जो चिट्ठी उस रात माँ बेटे के बीच पहुंचती है वो असली दुनिया की चिट्ठी नहीं होती। वो तो बस एक जरिया है, एक निशानी है, ताकि रूह को यकीन हो जाए कि उसका इंतज़ार आखिरकार ख़त्म हुआ। असली चिट्ठी तो आज भी कहीं गुम है, किसी पुरानी डाक की बोरी में, किसी भूले बिस्तरे दफ्तर के कोने में। दीपक पोस्ट ऑफिस लौटा तो उसके दिमाग में एक ख्याल कौंधा। अगर मोहन की वो आखिरी चिट्ठी सच में कभी भेजी गई थी तो उसका कोई रिकॉर्ड ज़रूर होगा, पुराने रजिस्टरों में, पुराने डाक की फाइलों में। उसने रामलाल चाचा से पूछा कि क्या पुराने रिकॉर्ड अभी भी मौजूद हैं तो सही। चाचा ने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, मगर वो सब पीछे स्टोर रूम में पड़े हैं, धूल खाते हुए। 30-35 साल पुराने रजिस्टर हैं वो। तुम क्यों जानना चाहते हो? बस चाचा, मन नहीं मान रहा था, एक बार देखना चाहता हूँ। चाचा ने कंधे उचकाए और स्टोर रूम की चाबी दे दी। दीपक घंटों उन धूल भरी अलमारियों में खोया रहा, पुराने पुराने बंडल खोलता रहा जिनमें पीले पड़ चुके कागजात, टूटी फूटी चिट्ठियाँ और मरी हुई स्याही के निशान थे। आखिरकार एक पुराने बंडल में, जिस पर तारीख साफ नहीं पढ़ी जा सकती थी, उसमें एक लिफाफा मिला, बिना पते का, आधा फटा हुआ, जिस पर सिर्फ इतना लिखा था, माँ के नाम, गांव, और आगे का हिस्सा दीमक खा चुकी थी। दीपक के हाथ कांपने लगे। उसने वो लिफाफा बहुत एहतियात से खोला। अंदर एक पुराना मुड़ा तुड़ा खत था। स्याही कहीं कहीं धुंधली पड़ चुकी थी, मगर ज़्यादातर लफ्ज़ अब भी पढ़े जा सकते थे। खत में लिखा था कि मोहन को गलत इल्ज़ाम में फंसाया गया है, कि वो जल्द ही बेगुनाह साबित होकर घर लौट आएगा, कि माँ को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। और आखिर में लिखा था, माँ, तुझे मेरी कसम, मेरा इंतज़ार करना, मैं ज़रूर आऊँगा। दीपक की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि जो चिट्ठी उसने कल रात उस लंबे हाथ को दी थी वो असली नहीं थे। वो तो सिर्फ बूढ़ी अम्मा के रूह का एक भ्रम था, एक तसल्ली भर। असली चिट्ठी तो ये थी, 30 साल से इस धूल भरे स्टोर रूम में दबी हुई, कभी भेजी ही नहीं गई। उस शाम दीपक ने रामलाल चाचा को वो पुरानी चिट्ठी दिखाई। चाचा की आंखें फैल गई। उन्होंने खत को उलट पुलट कर देखा, जैसे यकीन ही ना हो रहा हो। ये तो वही चिट्ठी लगती है बेटा। भगवान जाने कैसे इतने बरसों से ही पड़ी रह गई।
जरूर किसी वजह से डाक व्यवस्था में गड़बड़ हो गई होगी, या फिर जो डाकिया उस रात गायब हुआ था उसी की वजह से ये चिट्ठी कभी आगे भेजी नहीं गई। दीपक ने एक फैसला किया। चाचा, मुझे ये चिट्ठी उस पते तक पहुंचानी है, असली वाली। चाचा घबरा गए। पागल हो गए हो क्या? कल रात जो हुआ उसके बाद फिर से उस रास्ते पर, फिर से उसी शमशान की तरफ? चाचा, अगर वो रूह आज भी इंतजार में भटक रही है तो शायद असली चिट्ठी पहुंचाना ही वो काम है जो पूरा करना बाकी है। मैं एक डाकिया हूँ, ये मेरा फर्ज है, जिंदा हो या मुर्दा, जिसके नाम की चिट्ठी है उस तक पहुंचानी ही है। चाचा ने बहुत समझाया मगर दीपक का मन बदला नहीं। आखिरकार चाचा ने एक शर्त रखी, दीपक अकेला नहीं जाएगा, दिन के उजाले में जाएगा और गांव के पंडित जी को भी साथ लेकर जाएगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ है दीपक पंडित जी और 2-3 गांव वालों के साथ उस पगडंडी वाले रास्ते पर निकला। दिन का उजाला था, फिर भी रास्ता किसी अनजान भारीपन से भरा हुआ महसूस हो रहा था, जैसे हवा में भी एक ठहराव सा हो। शमशान घाट पर पहुंचकर सबने वो जगह देखी जहां मोहन की याद में चबूतरा बना था, बरसों की काई और धूल से ढका हुआ। नाम भी अब मुश्किल से पढ़ा जा सकता था। पंडित जी ने कुछ मंत्र पढ़े। दीपक ने वह असली चिट्ठी उस चबूतरे के पास रखी और धीरे धीरे उसे जलाकर उसकी राख को हवा में उड़ा दिया, ठीक उसी तरह जैसे पुराने रिवाज में मृत आत्मा तक संदेश पहुंचाने के लिए किया जाता था। जैसे ही आखिरी राख हवा में उड़ी, वहां एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आया, इतना तेज कि सब लोग एक कदम पीछे हट गए और फिर दूर कहीं से बहुत महीन सी, जैसे किसी की आखिरी सांस की सिसकी हो, एक आवाज आई, औरत की आवाज। मगर इस बार उसमें डर या मांग नहीं थी, बल्कि एक गहरा सुकून था। मेरा बेटा आ गया, आखिरकार आ गया। फिर सन्नाटा, पूरा सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था, जैसे बरसों की कोई बेचैनी अचानक शांत हो गई हो। उसके बाद दीपक ने उस रास्ते पर कई बार टांक बांटी, कभी कभी देर शाम भी हो जाती, मगर फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। ना बूढ़ी अम्मा दिखे, ना वो लंबा हाथ, ना वो खौफनाक आवाज। गांव वाले कहते हैं कि अगर उस दिन के बाद से वो रास्ता साफ हो गया, मगर दीपक इस बात को कभी भूल नहीं पाया। हर बार जब वो उस पगडंडी से गुजरता, एक हल्की सी सिहरन उसके बदन में दौड़ जाती, इस एहसास की कि दुनिया में कुछ चिट्ठियां ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि दिलों के बीच भेजी जाती हैं, और जब तक वो अपनी सही मंजिल तक ना पहुंचे कोई रूह चैन से नहीं सो सकती। रामलाल चाचा अक्सर कहते हैं, डाकिये का काम सिर्फ चिट्ठी बांटना नहीं होता बेटा, कभी कभी वो किसी के अधूरे रिश्ते को भी मंजिल तक पहुंचाता है। और दीपक हर बार चुपचाप सिर हिला देता, उस रात को याद करते हुए जब एक माँ का 30 साल का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ था, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक डाकिये ने अपना फर्ज निभाया, जिंदगी और मौत की सरहद को पार करके भी निभाया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। ये बात बहुत पुरानी है। उन दिनों झारखंड की धरती के नीचे अंधेरा एक अलग ही रंग हुआ करता था, काला, गीला और सांस लेता हुआ। जमील की नई नई नौकरी लगी थी एक कोयला खदान में। पहली बार जब वो उस खदान के मुंह पर खड़ा हुआ था
तो उसे लगा था जैसे धरती किसी बूढ़े जानवर का जबड़ा हो जो सदियों से खुला पड़ा है इंतजार में। उसकी शिफ्ट बदलती रहती थी, 15 दिन दिन की ड्यूटी, 15 दिन रात की। उसका पहला दिन था और किस्मत से पहला ही दिन नाइट शिफ्ट का निकला। 7 काम करने वाले मजदूर अच्छे लोग निकले, कुल 15 के करीब। सबने उसे अपने जैसा ही समझा, कोई फासला नहीं, कोई घमंड नहीं। कोयले की धूल में सब बराबर होते हैं, यही उसूल था वहाँ का। रात के करीब 1:15 बजे सब खुदाई में जुटे थे। हथौड़ों की आवाज़ पत्थर से टकरा टकरा कर गूंज बनाती थे और वो गूंज सुरंगों में इतनी दूर जाते थे कि लगता जैसे कोई और भी उसी लय में हथौड़ा चला रहा हो, कहीं दूर अंधेरे के उस पार। करीब 1:30 बजे सबने 10 मिनट का ब्रेक लेने का सोचा। सब बाहर की तरफ निकलने लगे, थकान से चूर, कंधे झुकाए। मगर जमील का काम बचा था, मलबा उठाकर दूसरी ओर फेंकना, वो भी अधूरा था। उसने कहा, एक काम करो, तुम लोग जाओ, मैं अगला ब्रेक ले लूँगा। उसके एक साथी गोपाल ने पीछे मुड़कर कहा, ठीक है, मगर संभल कर, ये जगह ठीक नहीं। इतना कहकर वो एक पल के लिए रुका, जैसे कुछ और कहना चाहता हो, फिर चुप हो गया। शायद सोचा हो कि नए लड़के को पहले दिन ही डराना ठीक नहीं। बाकी सब लोग आगे बढ़ गए। उनके बूटों की आवाज़ धीरे धीरे सुरंग के मोड़ में गुम हो गई। जमील ने उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। नया नया काम था, हर जगह पुराने लोग नए को यही बोलते हैं, संभल कर, यहाँ ठीक नहीं। ये तो जैसे रस्म हो गई थी। उसने फावड़ा उठाया और अकेले ही मलबा हटाने में जुट गया। तभी उसके कान में एक आवाज़ आई, बहुत धीमी मगर साफ, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। सामने से, अंधेरे की उस गहराई से जहां उनकी लालटेन की रोशनी भी हार मान लेती थी। जमील का हाथ रुक गया। उसने सोचा कोई साथी वापस तो नहीं आ गया, मगर बाकी सब तो बाहर चले गए थे, ये तो वो खुद देख चुका था। फिर भी वो आवाज़ लगातार आ रही थी, बार बार एक ही सुर में, बचाओ बचाओ। उसने सोचा जाकर देख ही लूं, शायद कोई अंदर ही फंस गया हो। फावड़ा वहीं छोड़कर वो उस आवाज़ की ओर बढ़ा। सुरंग यहाँ थोड़ी और तंग हो गई थी। छत नीचे दीवारों से कोयले की महीन धूल झड़ती रही थी, जैसे कोई ऊपर से लगातार राख बरसा रहा हो। कुछ कदम चलने पर उसे एक आदमी जमीन पर पड़ा नजर आया। उसका आधा बदन एक बड़े पत्थर के नीचे दबा हुआ था। जमील भागकर उसके पास गया। वो उस आदमी की मदद करने ही वाला था कि तभी उस आदमी ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया, इतनी ताकत से जैसे किसी मरते हुए इंसान की आखिरी पकड़ हो, और बोला, उनकी भी मदद करो। इतना कहकर उसने इशारे से आगे की तरफ दिखाया और वहां जो जमील ने देखा वो देखकर तो उसकी रूह कांप गई। वहां बहुत से लोग थे, जमीन पर दीवारों के सहारे कोयले के ढेरों में आधे फंसे हुए। सब मलबे के नीचे दबे थे। चारों तरफ खून ही खून था, इतना कि कोयले की काली मिट्टी उस रोशनी में भी सुर्ख नजर आ रही थी। कोई करहा रहा था, कोई बस सांस ले रहा था, कोई बिल्कुल खामोश पड़ा था। जिनकी आंखें खुली थी मगर उनमें कुछ नहीं था। जमील का गला सूख गया। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की मगर उस आदमी की पकड़ ढीली नहीं हुई। मदद करो, वो फिर बोला। उसकी आवाज में अब एक अजीब सी सिसकी खुल गई थी।
इससे पहले कि वो आ जाए। कौन? जमील की जुबान से बस इतना ही निकला, मगर जवाब में कोई आवाज नहीं आई। सिर्फ एक ठंडी हवा जो सुरंग की गहराइयों से चलकर आई और जमील के गले से नीचे उतर गई, जैसे किसी ने बर्फ का टुकड़ा उसकी रीढ़ में उतार दिया हो। उसने पीछे मुड़कर देखा। सुरंग का वो हिस्सा जहां से वो आया था अब वहां था ही नहीं। रास्ता पूरा गायब हो चुका था, या शायद बदल गया था। जहां पहले सीधा रास्ता था अब वहां दीवार थी, ठोस काली दीवार जिस पर उंगलियों के निशान से खरोंचे बने थे, जैसे किसी ने सालों तक उस दीवार को नाखूनों से खुरचा हो बाहर निकलने की कोशिश में। जमील का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने आप को समझाया, शायद थकान है, शायद कोई गैस लीक हो रही है। कोयले की खदानों में ऐसा होता रहता है, दिमाग धोखा दे सकता है। मगर जो हाथ उसकी कलाई पकड़े था वो सच था, उसकी ठंडक सच थी। तुम कौन हो? उसने उस गिरे हुए आदमी से पूछा। आदमी ने अपना चेहरा उठाया। उस रोशनी में पहली बार जमील ने उसकी शक्ल साफ देखी। उसकी आंखें अंदर धसी हुई थीं, गाल पिच गए और होठों के कोनों से एक काला गाढ़ा तरल बह रहा था, कोयले जैसा, मगर उसमें खून की गंध भी थी। तुम्हारी तरह, आदमी बोला, एक मजदूर बहुत साल पहले। तभी दूर से एक आवाज आई, भारी, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज पत्थरों पर घसीटती हुई चल रही हो। ऐसी आवाज जो कान में कम सीने में ज्यादा सुनाई देती है। हर धड़कन के साथ वो आवाज करीब आती जा रही थी। गिरे हुए आदमी की आंखों में दहशत उतर आई। उसने जमील का हाथ छोड़ दिया और बोला, भागो, अभी पीछे मत देखना। जमील को समझ नहीं आया किधर भागे। रास्ता तो बंद हो चुका था, मगर तभी उसकी नज़र एक तरफ पड़ी जहां सुरंग की दीवार में एक दरार जैसी बन गई थी, इतनी कि एक इंसान बड़ी मुश्किल से निकल सके। उसने बिना सोचे उस दरार की तरफ दौड़ लगाई। पीछे से वो घसीटने की आवाज और तेज हो गई और उसके साथ एक बू भी आने लगी, जली हुई लकड़ी और सड़े हुए मांस की मिली झुली बदबू। जमील ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे याद था, पीछे मत देखना। वो उस दरार में घुस गया। अंदर का रास्ता बेहद तंग था। उसके कंधे दोनों तरफ की दीवारों से रगड़ खा रहे थे। कोयले के नुकीले किनारे उसकी कमीज फाड़ रहे थे, चमड़ी छिल रहे थे, मगर वो रुका नहीं। उसके पीछे वो आवाज़ गूंजती रही। कभी कभी उसमें एक करहा भी मिल जाती, जैसे वो चीज़ जो भी थी दर्द में भी हो और गुस्से में भी। काफ़ी देर बाद उसे लगा कि सुरंग थोड़ी चौड़ी हो रही है। उसके पैरों के नीचे ज़मीन बदल गई। अब वो सख्त पत्थर नहीं बल्कि नरम गीली मिट्टी थी। और तभी उसे एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। बहुत दूर एक झिलमिलाता हुआ नीला बिंदु। वो उस रोशनी की ओर भागा। जैसे जैसे वो करीब पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि वो रोशनी असल में एक कुएं जैसी जगह से आ रही थी। ऊपर से चांद की रोशनी छनकर नीचे पहुंच रही थी, एक पुराने धसे हुए शाफ्ट के जरिए। शायद खदान का कोई भूला हुआ पुराना रास्ता जो सालों पहले बंद कर दिया गया था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस शाफ्ट की दीवार पर लगी जंग खाई सीढ़ी को पकड़ लिया और चढ़ने की कोशिश करने लगा। नीचे से वो घसीटने की आवाज़ अब बहुत करीब आ चुकी थी और साथ ही एक अजीब सी सरसराहट, जैसे बहुत सारे हाथ एक साथ ज़मीन को खुरच रहे हों।
आखिरकार वो ऊपर पहुंचा। रात की खुली हवा उसके फेफड़ों में भरी और उसने देखा वो खदान के बाहर था, मगर वो जगह उसे पहचान में नहीं आई। ये वो मुख्य गेट नहीं था जहां से वो अंदर गया था। ये कोई पुराना टूटा फूटा हिस्सा था जिस पर बरसों की काई जमी थे और चारों तरफ सूखे पेड़ों का एक जंगल था जिनकी शाखाएं ऐसी मुड़ी थे जैसे किसी दर्द में हो। जमील वहीं बैठ गया हाँफते हुए। उसका पूरा बदन कोयले की धूल और खुद के पसीने से लथपथ था। कुछ देर बाद उसने अपनी हिम्मत जुटाई और उस टूटे शाफ्ट के मुंह की तरफ देखा। वहां कुछ नहीं था, सन्नाटा, सिर्फ हवा की सीटी जैसी आवाज जो शाफ्ट के अंदर से आ रही थी, जैसे जमीन खुद सांस ले रही हो। वो लड़खड़ाते हुए उठा और मेन कैंप की तरफ चल पड़ा, जो कि अजीब बात थी, यहाँ से काफी दूर लग रहा था। जबकि उसे याद था कि खदान का मेन द्वार तो बस 10 मिनट की दूरी पर था। करीब आधे घंटे बाद वो कैंप पहुंचा। वहां की रोशनी में थके हुए मजदूर चाय पी रहे थे। कोई आपस में बात कर रहा था, कोई ऊग रहा था। जमील को देखते ही गोपाल लुट कर आया। अरे कहाँ था तू? हम तेरे बिना वापस आ गए, सोचा तू पीछे पीछे आ रहा होगा। फिर उसने गौर से देखा और उसका चेहरा फक पड़ गया। ये तेरी क्या हालत है? कमीज फटी है, हाथ में खून है। जमील ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। उसे लगा जैसे उसका गला किसी ने भींच रखा हो। गोपाल ने उसे पकड़कर बिठाया, पानी पिलाया। धीरे धीरे टूटे फूटे शब्दों में जमील ने वो सब बताया जो उसने देखा था। वो गिरा हुआ आदमी, वो लाशें, वो बंद हो गई सुरंग, वो घसीटने की आवाज। सुनते ही कैंप में जो पुराने चंद मजदूर थे, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। एक बूढ़ा मजदूर जिसका नाम मंगरू था और जो पिछले 30 सालों से इस खदान में काम कर रहा था, उठकर जमील के पास आया और बड़ी गंभीरता से बोला, तूने वहां का रुख किया? कहाँ? जमील ने पूछा। वो जो पुरानी सुरंग है, नंबर 7। हम लोग उसे बंद रास्ता बोलते हैं। कोई नहीं जाता वहां बरसों से। क्यों? मंगरू ने एक लंबी सांस ली और फिर वो कहानी सुनाई जो अब तक सिर्फ फुसफुसाहटों में सुनाई जाती थी। आज से करीब 35 साल पहले इसी खदान में, इसी नंबर 7 सुरंग में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। उस जमाने में खदान की देखभाल एक ठेकेदार करता था जिसका नाम था दीनानाथ। वो आदमी मुनाफे का इतना भूखा था कि उसने मजदूरों की सुरक्षा की हर बात को नज़रअंदाज कर दिया। लकड़ी के जो सहारे सुरंग की छत को थामे था, वो पुराने और सड़ चुके थे, मगर दीनानाथ ने उन्हें बदलवाने में पैसा खर्च करने से इनकार कर दिया। उस रात नंबर 7 सुरंग में एक साथ 45 मजदूर काम कर रहे थे। देर रात के शिफ्ट ठीक वैसे ही जैसे आज जमील के थे। अचानक बिना किसी चेतावनी के सुरंग की छत भर भरा कर गिर पड़ी। मलबे ने पूरे रास्ते को बंद कर दिया। 45 में से सिर्फ 12 मजदूर बाहर निकल पाए, बाकी 33 अंदर ही फंसे रह गए। बाहर निकले मजदूरों ने चीख चीख कर मदद मांगी। ऊपर वालों ने बताया कि अंदर लोग फंसे हैं, जिंदा हैं, आवाजें आ रही हैं। मगर दीनानाथ को डर था कि अगर ये बात बाहर आई, अगर सरकार को पता चला तो उसका लाइसेंस छिन जाएगा, जुर्माना लगेगा, शायद जेल भी हो। उसने बचाव का काम शुरू करने के बजाय उस सुरंग के मुंह को पूरी तरह सील करवा दिया। पत्थर, सीमेंट, मलबा सब कुछ लगाकर।
3 दिन तक अंदर से आवाजें आते रही। मजदूरों की पत्नियां, माएँ, बच्चे उस बंद दरवाजे के बाहर बैठे रोते रहें, गुहार लगाते रहें, मगर दीनानाथ ने पुलिस को पैसे खिलाकर पूरे मामले को दबा दिया, ये कहकर कि सुरंग पहले से ही खाली थे, कोई हादसा नहीं हुआ, बस एक मामूली धंसान थे जिसे तुरंत बंद कर दिया गया। चौथे दिन आवाजें आनी बंद हो गई। उसके कुछ महीनों बाद दीनानाथ खुद एक रात उसी इलाके में मुआयना करने आया, शायद अपने किए का सबूत मिटाने या शायद सिर्फ ये देखने कि कहीं कुछ बचा तो नहीं। वो कभी वापस नहीं लौटा। अगले दिन उसकी लाश खदान के बाहर एक पुराने कुएं के पास मिली, बुरी तरह कुचली हुई, जैसे किसी बहुत भारी चीज के नीचे दबकर मरी हो, मगर आसपास कोई पत्थर, कोई मलबा, कुछ नहीं था जो उसे कुचल सकता। उसके बाद से उस सुरंग को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया और उसे नक्शों से भी मिटा दिया गया। कागजों पर वो नंबर 6 से सीधा नंबर 8 हो गई, जैसे नंबर 7 कभी थी ही नहीं। मगर पुराने मजदूर जानते थे, वो जानते थे कि वो सुरंग अभी भी वहीं है, अंधेरे में, जमीन के नीचे कहीं, और उसके अंदर वो 33 लोग अब भी हैं, इंतजार में। कहा जाता है कि जो भी उस बंद रास्ते के पास जाता है, खासकर रात के 1:30 बजे के आसपास, वही समय जब हादसा हुआ था, उसे मदद की पुकार सुनाई देती है, और जो उस पुकार का पीछा करता है वो या तो कभी वापस नहीं आता या फिर वापस आता है मगर पहले जैसा नहीं रहता। मंगरू की बात खत्म होते ही कैंप में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सिर्फ रात के झींगुरों की आवाज और दूर कहीं किसी उल्लू की चीख सुनाई दे रहे थे। जमील का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने कांपते हुए पूछा, तो वो आदमी जो मुझे मिला था, जिसने मेरा हाथ पकड़ा था? वो उन्हीं में से एक होगा, मंगरू बोला। और जो आवाज तूने सुनी थी वो घसीटने वाली, शायद वो दीनानाथ है। कहते हैं उसकी रूह अब भी उस सुरंग में भटकती है, अपने किए की सजा भुगत रही है, या शायद अब भी उन मजदूरों से बदला लेने की कोशिश कर रही है जिन्हें उसने खुद मारा। मगर मैं बाहर कैसे निकला? मुझे तो कोई रास्ता याद नहीं, जमील ने पूछा। मंगरू की आंखों में एक अजीब सी उदासी उतर आई। एक पुरानी शाफ्ट है, बहुत पुरानी, जो कभी हवा के लिए बनाई गई थी। कहते हैं वो सुरंग तक जाती है, मगर जो उसमें उतरता है वो कभी वापस नहीं आता, सिवाय किसके? सिवाय उसके जिसे वो लोग खुद जाने देना चाहें। जमील का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। मतलब ये कि वो तुझे जाने बिना वजह जाने नहीं देंगे। शायद तुझसे कुछ चाहिए उन्हें, शायद तूने कुछ ऐसा देखा जो उन्होंने तुझे दिखाना चाहा। गोपाल ने बीच में टोका, बकवास बंद करो मंगरू काका, लड़का पहले से डरा हुआ है और तुम तो। मगर उसकी आवाज में भी एक हल्की सी कंपकपी थे। बाकी रात सब सोने की कोशिश करते रहे, मगर किसी की आंख नहीं लगी। जमील बस एक कोने में बैठा रहा, अपनी हथेली को घूरता रहा, जहां उस मरते हुए आदमी की उंगलियों के निशान अब भी हल्के हल्के नजर आ रहे थे, जैसे किसी ने चमड़ी का काला कोयला मल दिया हो, मगर कितना भी रगड़ो वो मिटता नहीं था। अगली रात जमील ड्यूटी पर जाने से इनकार कर दिया। मैनेजर ने बहुत समझाया, कहा कि नई नौकरी है, ऐसी शुरुआत में गैर हाजिरी होना ठीक नहीं, मगर जमील टस से मस नहीं हुआ। मंगरू ने उसकी तरफदारी की और मैनेजर को अलग ले जाकर कुछ समझाया, जिसके बाद मैनेजर खुद खामोश हो गया।
वो भी जानता हो कि नंबर 7 का नाम आते ही बहस करना बेकार है। उस रात जमील अपने कमरे में लेटा हुआ था। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थे। खिड़की से बाहर दूर खदान की मशीनों की धीमी खर्राहट सुनाई दे रहे थे। तभी बिल्कुल 1:15 बजे उसने घड़ी पर नज़र डाली। समय बिल्कुल वही था। उसे फिर वो आवाज़ आई, बहुत धीमी मगर साफ, जैसे किसी ने उसके कान के पास आकर फुसफुसाया हो, उनकी भी मदद करो। जमील उठ बैठा, पसीने से तरबतर। कमरे में कोई नहीं था। उसने खिड़की की तरफ देखा। बाहर दूर खदान के पुराने हिस्से की तरफ उसे एक हल्की सी नीली रोशनी टिमटिमाती दिखी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने उस खदान के पुराने शाफ्ट में देखी थी। वो जानता था कि वो आवाज़ कभी उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। कुछ हफ्तों बाद जमील ने वो नौकरी छोड़ दी और अपने गांव वापस चला गया। मगर जो लोग उसे बाद में मिले वो कहते हैं कि वो पहले जैसा नहीं रहा। रात को 1:15 बजे के आसपास वो अक्सर जाग जाता और खिड़की की तरफ ताकता रहता, जैसे किसी की पुकार सुन रहा हो। उसके परिवार वालों ने कई बार पूछा, क्या हुआ, किसकी आवाज़ सुनते हो? मगर वो बस इतना कहता, उनकी जो अब भी वहीं फंसे हैं। आज भी अगर आप झारखंड के उस पुराने कोयला खदान के इलाके में जाएं और स्थानीय लोगों से नंबर 7 सुरंग के बारे में पूछें तो वो आपको एक ही जवाब देंगे, वहाँ मत जाना, खासकर रात के 1:30 बजे। वो लोग अब भी वहाँ हैं और वो अब भी मदद मांगते हैं और कहते हैं अगर आपने कभी उस पुकार को सुन लिया तो एक बात हमेशा याद रखना, पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि एक बार जो पीछे मुड़ता है वो कभी अकेला वापस नहीं लौटता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। कैसी लगी आपको ये कहानियाँ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें डार्क फाइल्स।